So today our topic is performance parameter of single phase fully controlled rectifier with highly inductive load. हाईली इंडक्टिव लोड को हम लोगों ने क्यों पिक किया? क्योंकि इसके लिए पैरामीटर्स निकालना थोड़ा सा इजी होगा इन कंपैरिजन टू आरएल लोड और रेजिस्टिव लोड। सेकंड, इसमें जो हम लोग पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर एंड टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन फैक्टर, ये केवल 4 पैरामीटर्स ही आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हम लोग हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑफ डीसी साइड ऑफ द कन्वर्टर। तो डीसी साइड ऑफ द कन्वर्टर की हम लोग अगर बात कर रहे हैं, हमारा जो कन्वर्टर है, ये जो वेव फॉर्म हम लोगों ने प्लॉट की है, ये वेव फॉर्म प्लॉट की है रेक्टिफायर के लिए। तो डीसी साइड ऑफ द कन्वर्टर में अगर हम लोग देखेंगे या डीसी साइड ऑफ रेक्टिफायर में हमें क्या मिलेगा, ये आउटपुट वोल्टेज, ये है डीसी साइड का, और इसी तरीके से आउटपुट करंट है, ये भी हमारा क्या है, डीसी साइड का। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की हेल्प से हमें फॉर्म फैक्टर और वोल्टेज रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है। सेम एज जब हम लोग एसी साइड ऑफ द कन्वर्टर की बात करेंगे, तो जो सप्लाई वोल्टेज है ये हमारा हो जाएगा एसी साइड का वेव फॉर्म, और इसी तरीके से सप्लाई करंट हमारी हो जाएगी एसी साइड की। तो जो ये 4 वेव फॉर्म हम लोगों ने ड्रॉ की है, सप्लाई वोल्टेज, आउटपुट करंट एंड सप्लाई करंट, इनमें से 2 पैरामीटर्स हमारे डीसी साइड के, 2 वेव फॉर्म हमारी एसी साइड की। इन्हीं 4 वेव फॉर्म की हेल्प से हमें परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है। अब हमें कैसे पिक करना है कि हम आउटपुट वोल्टेज के बेसिस पे परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट करना है या आउटपुट करंट की बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो हम पहले दोनों की वेव फॉर्म देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट करंट की। तो आउटपुट करंट की वेव फॉर्म क्या है, वो परफेक्ट डीसी है। आउटपुट करंट की वेव फॉर्म क्या है, परफेक्ट डीसी है। तो आउटपुट करंट से अब हमें कोई मतलब नहीं, हमारा सारा फोकस आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज के वेव फॉर्म पे। तो इसी वेव फॉर्म, ये जो हमारी परफेक्ट डीसी नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी है, तो इसी वेव फॉर्म से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने डीसी साइड के पैरामीटर्स। तो डीसी साइड के पहला पैरामीटर जो हमें कैलकुलेट करना है, वो सपोज अगर हम मान रहे हैं कि पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर्म फैक्टर, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज रिपल फैक्टर। तो हमें पहले कैलकुलेट क्या करना है, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर का जो हमारा फार्मूला है, फॉर्म फैक्टर का जो हमारा फार्मूला है, अगर उसको हम लोग नोट डाउन करें, तो ये फार्मूला है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा था वेव फॉर्म, उसकी आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और जो भी आपका आउटपुट आ रहा था, जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज है, उसकी आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दोनों का रेशियो निकाल लो। तो ये आपका हो जाएगा क्या, फॉर्म फैक्टर ऑफ द वेव फॉर्म। तो अगर आपको अच्छे से ध्यान है, तो वी आउटपुट की जो आरएमएस वैल्यू है, वी आउटपुट की जो ये हमारी आरएमएस वैल्यू है, अगर इसकी ध्यान में आ रही, अगर स्क्वायर करेंगे, अगर वी नॉट का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपको लुक लाइक हो जाएगी वीएस। जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहो, अगर हम लोग केवल देख के वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग वी नॉट का स्क्वायर करेंगे, तो ये कंप्लीट साइनोसोडल वेव बन जाएगी। और कंप्लीट साइनोसोडल वेव का हमें पता है आरएमएस वैल्यू क्या होगी, वीएम अपॉन रूट 2। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगा के कह सकते हैं, वीएम अंडर रूट 2 बीटा माइनस अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा अपॉन 40। अल्फा की वैल्यू आप 0 ले लेना, बीटा की वैल्यू आप पाई ले लेना, या अल्फा की वैल्यू अल्फा रखे रहना, और बीटा की वैल्यू आप पाई प्लस अल्फा ले लेना। बाद में इसको सॉल्व करके देखोगे, तो आपको देखोगे कि इसकी आरएमएस वैल्यू जो निकल के आएगी, वो वैल्यू निकल के आएगी वीएम अपॉन रूट 2। आरएमएस वैल्यू, आउटपुट की वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू वीएम अपॉन रूट 2 ही निकल के आएगी। ठीक है, ये आउटपुट की वेव फॉर्म हमने लिख दी, वीएम अपॉन रूट 2। एवरेज वैल्यू हमें पता है कि हमें जो इसका एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये थी 2 वीएम अपॉन पाई कॉस अल्फा। अगर इनको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा फॉर्म फैक्टर निकल के आएगा इस वेव फॉर्म का, ध्यान में रखना, इस
वेव फॉर्म का जो फॉर्म फैक्टर निकल के आ जाएगा पाई 2√2 cos अल्फा। तो ये फॉर्म फैक्टर अगर आप याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल में इजी होगा, अदरवाइज वहां पे आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि हाईली इंडक्टिव लोड के लिए हमारा फॉर्म फैक्टर कितना निकल के आता है। ये आएगा पाई/2√2 cos अल्फा। ये अल्फा पे डिपेंड करेगा फॉर्म फैक्टर। अगर इसको ध्यान से देखोगे, अल्फा की वैल्यू अगर 0 होगी तो कॉस मैक्सिमम होगा, अल्फा की वैल्यू अगर 90 होगी तो कॉस 0 होगा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि अल्फा की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे कॉस अल्फा डिक्रीज होगा, कॉस अल्फा डिक्रीज होगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा, फॉर्म फैक्टर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये है हमारा फॉर्म फैक्टर इस वेव फॉर्म का। सेकंड हमें निकालना क्या है, वोल्टेज रिपल फैक्टर। वोल्टेज रिपल फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर। तो वोल्टेज रिपल फैक्टर का अगर फार्मूला आपको याद हो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या डेराइव किया था, तो ये था हमारा VRF अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। जहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज रिपल फैक्टर जो निकल के आएगा, वोल्टेज रिपल फैक्टर जो निकल के आएगा वो जाएगा पाई स्क्वायर 8 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, और इसका आएगा ये अंडर रूट। ये भी आप अगर वैल्यू याद कर सको तो याद कर लेना, अगर नहीं आएगा तो डायरेक्टली बस फॉर्म फैक्टर की वैल्यू याद कर लो, तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर करके ये वैल्यू आप वहां पे लिख सकते हो। और न्यूमेरिकल अगर आएगा तो न्यूमेरिकल में इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। तो फिर से रिपीट कर रहा है, फॉर्म फैक्टर क्या बताएगा, फॉर्म फैक्टर बताएगा डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट डीसी। वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या बताएगा कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसमें कितने परसेंट रिपल है, कितने परसेंट हार्मोनिक है। फॉर्म फैक्टर कितने परसेंट ये डेविएटेड है फ्रॉम दी परफेक्ट डीसी। अब फॉर्म फैक्टर आप चाहे वोल्टेज के टर्म्स में निकाल रहे हो या करंट के टर्म्स में निकाल रहे हो। अगर वोल्टेज के टर्म्स में है तो वोल्टेज की जो आपकी वेव फॉर्म है वो कितने परसेंट डेविएट है फ्रॉम परफेक्ट आउटपुट डीसी। और अगर करंट के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो करंट हमारी जो वेव फॉर्म है वो परफेक्ट डीसी से कितना डेविएटेड है। यहाँ पर रिपल फैक्टर वोल्टेज इसलिए लगा दिया गया है, वोल्टेज रिपल फैक्टर, क्योंकि हम लोग डीलिंग कर रहे हैं सिर्फ वोल्टेज के फॉर्म में। यहाँ पे जो भी हमने फॉर्म फैक्टर निकाला है या वोल्टेज रिपल फैक्टर निकाला है ये वोल्टेज के टर्म में निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं वोल्टेज रिपल फैक्टर। सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसी वेव फॉर्म होती कि जहां पे पल्सेटिंग करंट होता, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने वी नॉट लिखा है अगर ये आई नॉट की वेव फॉर्म होती तो यहाँ पे हम लोग लिख देते करंट रिपल फैक्टर। यहाँ पे वोल्टेज की वेव फॉर्म है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं वोल्टेज रिपल फैक्टर। तो डीसी साइड ऑफ द कन्वर्टर में केवल दो ही फैक्टर हमें पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं, वो है फॉर्म फैक्टर और एक दूसरा है हमारा रिपल फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग चले अपने एसी साइड ऑफ द कन्वर्टर में। एसी साइड ऑफ द कन्वर्टर के लिए एक मिनट इसको मैं लिख दूं, ये एसी हो जाएगा और यहाँ पे ये नंबरिंग सपोज बी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं एसी साइड ऑफ द कन्वर्टर। तो एसी साइड ऑफ द कन्वर्टर में जब भी देखेंगे हमारे पास एसी की दो वेव फॉर्म है। फर्स्ट है हमारी एसी के लिए हमारे पास दो वेव फॉर्म है, फर्स्ट है सप्लाई वोल्टेज की और सेकंड है हमारी सप्लाई करंट की। तो अगर सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म हम देख रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो परफेक्ट साइनोसोडल है, तो सप्लाई वोल्टेज के टर्म में कोई भी पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन सप्लाई करंट की वेव फॉर्म देख रहे हैं तो ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव फॉर्म के हैं, दैट मीन्स ये परफेक्ट साइनोसोडल नहीं है। तो जो भी पैरामीटर्स अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो करंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमें पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सप्लाई करंट का फोरियर एनालिसिस करना होगा। सप्लाई करंट का फोरियर एनालिसिस करना होगा और इस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव का जब आप फोरियर एनालिसिस करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, समेशन
4 I नॉट अपॉन n पाई साइन n ओमेगा टी माइनस n अल्फा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा फोरियर एनालिसिस का आपको आइडिया होगा तो ये वेव फॉर्म क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो जब भी कोई वेव फॉर्म एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी दैट मींस उस वेव फॉर्म में इवन पार्ट क्या होगा, फोरियर एनालिसिस में इवन पार्ट मिसिंग होगा। तो यहाँ पे इवन पार्ट अगर मिसिंग है तो दैट मींस एन जो वेरी करेगा 1 3 5 और वैल्यू कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट। दैट मीन्स इस वेव फॉर्म में, इस सप्लाई करंट की वेव फॉर्म जो हमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के टाइप में दिख रही है, अगर इसका फोरियर एनालिसिस करेंगे और इसको साइनोसोडल कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक करेंगे तो वो साइनोसोडल कंपोनेंट में हार्मोनिक्स कैसी होंगी, फंडामेंटल होगी, थर्ड होगी, फिफ्थ होगी, सेवंथ होगी। दैट मीन्स सारी ऑड हार्मोनिक्स होंगी, इवन हार्मोनिक्स क्या होंगी, अब्सेंट होंगी। ऑड हार्मोनिक्स होगी, इवन हार्मोनिक्स अब्सेंट होंगी। ठीक है। तो ये है हमारी सप्लाई करंट का फोरियर एनालिसिस। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका फंडामेंटल कंपोनेंट का फोरियर एनालिसिस जो आपने किया है उसके बेसिस पे फंडामेंटल कंपोनेंट का एक्सप्रेशन लिख दो। तो यहाँ पे आई एस एस फॉर सप्लाई वन का मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल। तो एन की वैल्यू आपको पुट करनी है क्या, 1। तो आई नॉट अपॉन पाई साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। ये जो है हमारा, आप इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलो, फर्स्ट हार्मोनिक, और फंडामेंटल कंपोनेंट बोलो जिसको हम लोग यूज करते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट। दोनों बात एक ही है। ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट। अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि आपको थर्ड हार्मोनिक का कंपोनेंट लिख दो तो आपको एन की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आई नॉट 3 अपॉन पाई साइन 3 ओमेगा टी माइनस 3 अल्फा। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड हार्मोनिक या हमारा ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको अवॉइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस तरीके से। अगर फिफ्थ का बोलेगा एन की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 5। सेवेंथ बोलेगा तो एन की वैल्यू आपको पुट करनी है 7। तो इस तरीके से हमारा फोरियर एनालिसिस कंप्लीट होगा। यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर ये जो सप्लाई करंट है, इससे हम पूछे आपकी जो सप्लाई करंट आई है उसकी आरएमएस वैल्यू बता दो। फोरियर एनालिसिस से हमें नहीं मतलब, जो सप्लाई करंट आई है, टोटल सप्लाई करंट की जो वेव फॉर्म आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में दिख रही है, इसकी आरएमएस वैल्यू बता दो। तो आप करते क्या, इसका स्क्वायर करते, स्क्वायर करके देखते यार ये तो मैच कर रही है आई नॉट से, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते कि इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, आई नॉट के। या आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई करंट की आरएमएस वैल्यू की, सप्लाई करंट की आरएमएस वैल्यू, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट। ठीक है। सप्लाई करंट की डायरेक्टली आरएमएस वैल्यू लिख सकते हैं आई नॉट। अब अगर आपसे कोई बोले जो फंडामेंटल कंपोनेंट आपने लिखा है, फंडामेंटल कंपोनेंट आपने लिखा है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो जो हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है या फर्स्ट हार्मोनिक का कंपोनेंट है, इसको कैसे हमें लिखना है, पहला हमारा क्या है 4 आई नॉट अपॉन पाई। इसके बाद हमारा पास टर्म क्या है, साइनोसोडल टर्म है। इसके बाद हमारे पास क्या साइनोसोडल टर्म है। तो जैसे हमारा ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, सपोज हमारा वी एस ऐसे होता था, इसके हैबिचुअल है तो ऐसे लिख दे रहे हैं वी एम साइन ओमेगा टी। अगर आपसे बोला जाता था यार वी एस की आरएमएस वैल्यू बताओ, वी एस की आरएमएस वैल्यू बताओ, तो हम लोग कैसे लिखते थे, मैक्सिमम वैल्यू इनटू
1/√2। दैट मीन्स साइनोसोडल कंपोनेंट जो है उसका आरएमएस वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने मैक्सिमम वैल्यू लिख दी है 4I0/पाई और डिवाइड कर देंगे 1/√2 से। ये फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। अगर फिर आपसे बोले नहीं आपको थर्ड हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू बतानी है तो आप फिर ऐसे लिखो 4I0/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 से। तो ये थर्ड हार्मोनिक्स की क्या हो जाएगी, थर्ड हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा और डीपली देखना चाहो तो ये क्या है 1/3 इंटू फर्स्ट हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू होगी, पीक वैल्यू होगी, थर्ड हार्मोनिक उसका क्या है 1/3, दैट मीन्स 33% है। अगर हम लोग कभी डोमिनेशन की बात कर रहे होते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल का मैग्नीट्यूड 100 है तो थर्ड का कितना होगा, तो सिंपल आपको 1/3 कर देना है। फर्स्ट अगर 100 है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड अगर 100 आ रहा है तो थर्ड हार्मोनिक का कितना होगा, आपको सिंपली 1/3 कर देना है। इसी तरीके से कोई पूछे फिफ्थ का क्या मैग्नीट्यूड होगा तो आपको फंडामेंटल का 1/5 कर देना है। हालांकि हमारे इस डिस्कशन में इसका कोई काम नहीं है, बस यहाँ पे याद पड़ गया तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। अब हमारा काम क्या है, नेक्स्ट पैरामीटर कैलकुलेट करना। तो जो नेक्स्ट पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है वो हो जाएगा हमारा थर्ड बोल रहे हैं, और ये है हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर। डिस्टॉर्शन फैक्टर ध्यान में रखना, ये करंट के टर्म में है तो कहीं कहीं बुक में इसको करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर भी बोलेंगे। वहां पे इसकी फॉर्म हो जाती है शॉर्ट फॉर्म CDF, यहाँ पे DF है, वहां पे CDF हो जाएगा करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर। इसका जो हमारा फार्मूला है डिस्टॉर्शन फैक्टर या CDF, डिस्टॉर्शन फैक्टर या CDF, इसका फार्मूला है हमारा, अब फंडामेंटल कंपोनेंट लो, करंट या वोल्टेज का, यहाँ पे करंट है तो इसलिए करंट का ले लेना है, उसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करो, टोटल सप्लाई करंट लो, उसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करो। ये हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर या करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर। यहाँ पे करंट के टर्म में है इसलिए हम लोग यहाँ पे CDF बोल रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन फैक्टर, अगर यहाँ से हम लोग G की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सप्लाई करंट की आरएमएस वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी 4I0/पाई मल्टीप्लाई 1/√2 और सप्लाई करंट की आरएमएस की वैल्यू हमारी क्या है I0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो G की वैल्यू हमारी यहाँ से जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2√2/पाई। 2√2/पाई ये आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना। ये डायरेक्ट कभी कभी MCQ में पूछ लिया जाता है कि डिस्टॉर्शन फैक्टर इन केस ऑफ हाईली इंडक्टिव लोड क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है इसकी वैल्यू कितनी होती है 2√2/पाई। फोर्थ है हमारा कैलकुलेशन में टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन को इन शॉर्ट बोलते हैं THD। अगर ये THD की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें, इसका फार्मूला होता है 1/G² -1 और पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से अगर हम लोग THD की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा 1/2√2/पाई का स्क्वायर -1 और अंडर रूट। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये निकल के आएगी THD की, और ये THD की जो वैल्यू आएगी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.4834। ठीक है, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू ऐसे आएगी। आपको ये भी वैल्यू याद रखनी है, हाईली इंडक्टिव लोड के लिए इन केस ऑफ सिंगल फेज हमारा THD कितना होता है। अगर THD
हम लोग परसेंटेज में बात करें तो ये निकल के आएगा 48.34%। दैट मीन्स जो भी हमारा करंट की वेव फॉर्म है जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर दिख रही थी उसमें 48.34% हार्मोनिक्स है। दैट मीन्स अगर एक परफेक्ट साइनोसोडल वेव फॉर्म में अगर हम लोग 48.34% हार्मोनिक्स मिला दें तो वो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी जो हमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव दिखेगी। या इन अदर वर्ड्स ये जो हमारी सप्लाई करंट है इसमें फंडामेंटल कंपोनेंट के अलावा 48.34% हार्मोनिक्स है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50% हार्मोनिक्स का पार्ट है। तो जब ये इस टाइप का कन्वर्टर विद हाईली इंडक्टिव लोड हम लोग किसी भी सप्लाई में लगाएंगे तो वो सप्लाई सिस्टम की पावर क्वालिटी को 48.34% तक खराब करेगा, वो उसको खराब करेगा, उसको डिस्टॉर्ट करेगा। तो इसकी क्या रेमेडी है वो सब अलग की बात है, लेकिन अभी हमारा जो डिस्कशन है कि पैरामीटर्स जो हमें कैलकुलेट करने हैं, तो बेसिकली हमें 4 पैरामीटर्स कैलकुलेट करने थे और ये 4 पैरामीटर्स हमें आ गए हैं, जिसमें से आपको फिर से बोल रहा हूं कि आपको इस जी की वैल्यू याद होनी चाहिए कि 2√2/पाई है और THD हमारा कितना आता है इन केस ऑफ सिंगल फेज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर, जब लोड हमारा क्या हो, हाईली इंडक्टिव लोड हो। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, MCQ में हमारे हेल्पफुल रहेगा। अभी टाइम बच रहा है तो हम लोग अदर पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अदर पैरामीटर्स नहीं बस कैलकुलेट करें। अभी तक हम लोगों ने पावर फैक्टर जो कैलकुलेट किया है वो इनपुट पावर को आउटपुट पावर के इक्वल कर दे रहे थे तो पावर फैक्टर कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे पावर फैक्टर का दूसरा फार्मूला होता है G इंटू FDF। ये भी एक जनरल फार्मूला है, इसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। ये FDF क्या होता है, ये होता है फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है, ये कहाँ पे है, ये हम लोग आ रहे हैं फोरियर एनालिसिस में। ये है हमारा, देखियो। अच्छा, ओके, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पे। तो ये जो एंगल है ये है हमारा, सॉरी फंडामेंटल नहीं, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट एंगल, क्योंकि एन के टर्म में है तो फंडामेंटल नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एंगल। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट एंगल। ठीक है, और इस पे जब हम लोग कॉस अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। फंडामेंटल की बात करेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो दैट मींस फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर फॉर दिस वेवफॉर्म क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया है 1, एन की जगह हमने पुट कर दिया है 1। ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा साइन एन ओमेगा टी माइनस एन अल्फा वाले टर्म से। यहाँ से n की वैल्यू हमने कर दी है पुट 1 और cos ऑपरेट करा के बना दिया है क्या, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें पावर फैक्टर, देखो अभी डायरेक्टली आ जाएगा बिना इनपुट पावर और आउटपुट पावर के इक्वल किए। तो ये था हमारा 2√2/पाई, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आया इस केस में cos अल्फा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं ऑफ दिस सर्किट विदाउट इक्वेटिंग इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ये अगर हम लोग अभी तक जैसे करते आ रहे थे वैसे करके देख लें कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर को जब इक्वल कर रहे थे तो उस केस में हम लोग पावर फैक्टर कैसे निकालते, लिखते थे cos फाइव इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी इनपुट। पी आउटपुट क्या होता था वी नॉट, आई नॉट अपॉन पी इनपुट क्या होता था सप्लाई करंट का आरएमएस और सप्लाई वोल्टेज और करंट का आरएमएस, ऐसे ही लिखते थे। अगर इन वैल्यू को हमें ध्यान में हो तो ये वैल्यूज हमारी क्या होती थी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं और ध्यान से देखेंगे, इसको बस समझना, इस केस में
इस केस में हमारी जो वेव फॉर्म जिसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आई नॉट की एवरेज वैल्यू और सप्लाई करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसलिए यहां से हम लोग आई नॉट और आई एस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे लिख दें, तो ये हो जाएगा 2Vm बाई पाई कॉस अल्फा, और नीचे हो जाएगा Vm अपॉन √2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 2√2 अपॉन पाई कॉस अल्फा। तो पावर फैक्टर आप जैसे भी निकालना चाहो दोनों से आ जाएगा। इन जनरल ये भी फार्मूला है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट क्या होता है, तो वो होता है G इंटू एफ डी एफ, जहाँ पे एफ डी एफ क्या है, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। पावर फैक्टर क्या हमारा, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, यह है पावर फैक्टर। नेक्स्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है रिएक्टिव पावर या एक्टिव पावर, तो अभी हम लोग एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं। एक्टिव पावर को हम लोग इन जनरल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा एक्टिव पावर। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एक्टिव पावर ध्यान में रखना, जो भी पावर ट्रांसफर होगी वो ट्रांसफर होगी केवल फंडामेंटल कंपोनेंट के वजह से। तो जो सप्लाई करंट है उसका फंडामेंटल कंपोनेंट लेना है, सप्लाई करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट लेना है, और कॉस फाई का हमें फंडामेंटल कंपोनेंट लेना है। तो यहाँ से जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो सप्लाई करंट की फंडामेंटल कंपोनेंट का या वोल्टेज का जी, तो Vm अपॉन √2 इससे हैबिचुअल है, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2√2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट आ रहा था। अगर ये टर्म यहाँ से नहीं ध्यान में आ रहा तो यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो वैल्यू आ रही है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो ये इसको बेसिकली यही लिख सकते थे 2√2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। ये यहीं से वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, इंटू कॉस फाई 1 की जगह हम लोग पुट कर दे रहे हैं अल्फा, क्यों, एन की जगह हमने पुट कर दिया है 1। अब इस टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करना है, इस टर्म को हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना है, और रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा एक साथ, आई नॉट अलग। ये जो इसके जस्ट ऊपर टर्म लिखा है Vm अपॉन √2 इंटू 2√2 अपॉन पाई आई नॉट कॉस अल्फा, इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये है क्या, बेसिकली ये हमारा आउटपुट की डीसी वैल्यू है, आउटपुट की डीसी वैल्यू का फार्मूला लिखा हुआ है। दैट मीन्स हमारा जो एक्टिव पावर है वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, V नॉट इंटू आई नॉट, या यहाँ से आप निकाल दो सप्लाई का फंडामेंटल कंपोनेंट इंटू कॉस फाई 1। तो ये हमारा आ जाएगा एक्टिव पावर कि कितना सप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स डीसी साइड में जो भी पावर हम रेक्टिफायर के थ्रू अवेलेबल करा पा रहे हैं, रेक्टिफायर के थ्रू डीसी साइड में जो भी पावर अवेलेबल करा पा रहे हैं वो नथिंग बट क्या है, हमारी एक्टिव पावर है। अब अगर हमें रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है, कभी कभी पूछ सकता है, हालांकि पूछा नहीं गया अभी तक, फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेना है रिएक्टिव पावर क्यू, रिएक्टिव पावर क्यू। तो ध्यान में रखना हमारा एक्टिव पावर अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, एक्टिव पावर का जो सिंपल फार्मूला होता है वो होता है वी आई कॉस फाई, और यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आई है V नॉट इंटू आई नॉट। क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है वी आई साइन फाई। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसी को कैलकुलेट करना है। क्यू को लिखा क्या हमने, वी आई साइन फाई। एक कॉस फाई से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और एक कॉस फाई से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फिर से रीअरेंज करते हैं। ये आया वी आई कॉस फाई इंटू साइन फाई अपॉन कॉस फाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी आई कॉस फाई इंटू टेन फाई। ठीक है, फाई और अल्फा एक ही जो है, कंफ्यूज मत होना, ये फाई कहाँ से आ जा रहा है, अल्फा कहाँ से आ जा रहा है। फाई जो है वो नथिंग बट क्या है, हमारा अल्फा ही चल रहा है। तो ये जो वी आई कॉस फाई है, ये जो हमारा वी आई कॉस फाई है,
ये जो हमारा वी आई कॉस फाई है, अभी थोड़ी देर पहले इसको हमने क्या लिखा था, वी नॉट इंटू आई नॉट। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं जो भी हमारी रिएक्टिव पावर है, जो भी हमारी रिएक्टिव पावर है, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई या वी नॉट आई नॉट कॉस अल्फा, ये है हमारा फार्मूला रिएक्टिव पावर का। सॉरी 10 अल्फा, सॉरी ये हमारा 10 अल्फा है या 10 फाई है, 10 फाई या 10 अल्फा बनेगा। तो ये हमारा रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर अगर पूछेगा क्या है तो सीधे वी नॉट इंटू आई नॉट, अगर पूछेगा रिएक्टिव पावर क्या है तो सीधे है क्या, वी नॉट आई नॉट इंटू 10 अल्फा। ये सारे पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो जनरली एग्जाम में 4 पैरामीटर्स ही पूछेगा कि फॉर्म फैक्टर आपका क्या है, रिपल फैक्टर हमारा क्या है, डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या है, अगर करंट के टर्म्स में कैलकुलेशन है तो कभी कभी करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर भी बोल देता है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या है। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है कि हाईली इंडक्टिव लोड के लिए, ब्रिज रेक्टिफायर के केस के लिए हमारी जी की वैल्यू 2√2/पाई होगी और टीएचडी आएगा 48.34%। पावर फैक्टर आपको पता ही है, हम लोग अभी निकालते हैं, अगर नहीं भी याद है तो आप वहां पे डायरेक्टली निकाल लेना, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि G इंटू एफ डी एफ होगा। कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यू इस पे पूछ लिया जाता है। एक्टिव पावर क्या होगी, डीसी साइड में जो पावर अवेलेबल है वो हमारी एक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर क्या है, अगर डीसी साइड की आप पावर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो 10 अल्फा से, तो हमारी सर्किट की रिएक्टिव पावर आ जाएगी।